समझौता बोर्ड औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 परिचय एवं प्राधिकारीगण। समझौता बोर्ड बोर्ड ऑफ काउंसिलाइजेशन गठन तथा कार्रवाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीडिंग्स। समझौता बोर्ड के गठन एवं उसकी कार्रवाई के संबंध में धारा 5 के प्रावधान निम्नानुसार है। समुचित सरकार द्वारा गठन। समुचित सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना प्रसारित करके समझौता बोर्ड का गठन कर सकती है। इस अधिसूचना में अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम का भी उल्लेख होता है। गठन का उद्देश्य। समझौता बोर्ड के गठन का उद्देश्य औद्योगिक विवाद के निपटारे को प्रोत्साहित करना है। सदस्य। बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा 2 अथवा 4 सदस्य होते हैं। सदस्य संख्या उपयुक्त सरकार निर्धारित करती है। इसमें दोनों पक्षकारों के बराबर संख्या में प्रतिनिधि होने चाहिए। अध्यक्ष की नियुक्ति। अध्यक्ष एक निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए, अतः इस पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो औद्योगिक विवाद या उससे प्रभावित उद्योगों से संबंधित न हो। सदस्यों की नियुक्ति। बोर्ड में पक्षकारों द्वारा बराबर संख्या में प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं। यदि कोई पक्षकार निर्धारित समय में अपने प्रतिनिधि नियुक्त नहीं करता है तो समझ सरकार जिसे उपयुक्त समझेगी उसे ही उस पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कर देगी। कोरम की पूर्ति पर कार्य। बोर्ड की कार्रवाई के लिए न्यूनतम निर्धारित संख्या में सदस्य उपस्थित होने आवश्यक है, किंतु बोर्ड के अध्यक्ष या किसी भी पक्षकार के निर्धारित संख्या में प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। न्यूनतम निर्धारित संख्या में सदस्य चाहे किसी एक पक्षकार के प्रतिनिधि ही क्यों न हो, बोर्ड की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। बोर्ड की कार्रवाई रोकना। यदि समुचित सरकार बोर्ड को सूचित कर देती है कि अध्यक्ष अथवा किसी अन्य सदस्य की सेवाएं उपलब्ध होना बंद हो गया है तो बोर्ड उस समय तक कार्य नहीं कर सकता है जब तक कि नए अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है। विवाद का निर्देश। रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट। सरकार द्वारा निर्देशन। जब समुचित सरकार की राय में कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है अथवा विवाद उत्पन्न होने की संभावना है तो वह किसी भी समय एक लिखित आदेश द्वारा उसको समझौता बोर्ड के प्रति निर्देशित कर सकती है। धारा 10(1) पक्षकारों के आवेदन पर निर्देशन। यदि किसी औद्योगिक विवाद के पक्षकार अलग अलग या एक साथ उपयुक्त सरकार से ये आवेदन करते हैं कि उनके विवाद को बोर्ड को निर्देशित कर दिया जाए तो वह सरकार उसका निर्देशन कर देगी, परंतु सरकार ऐसा तभी करेगी जबकि वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा आवेदन करने वाले व्यक्ति उस पक्षकार के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। धारा 10(2) ये उल्लेखनीय है कि जब किसी विवाद का निर्देशन समझौता बोर्ड को कर दिया जाता है तो समुचित सरकार उस विवाद से संबंधित हड़ताल या तालाबंदी पर निषेध लगा सकती है जो विवाद के निर्देशन के समय विद्यमान हो। कर्तव्य ड्यूटीज। औद्योगिक विवाद के निपटारे का प्रयास करना। बोर्ड का प्रमुख कर्तव्य ये है कि वह विवाद के निपटारे के लिए सभी आवश्यक प्रयास करे। जांच पड़ताल करना। विवाद का निपटारा करवाने के लिए बोर्ड को मामले की जांच पड़ताल करनी चाहिए। उसे उन मामलों की भी जांच पड़ताल करनी चाहिए जो विवाद के गुणों तथा उचित निपटारे को प्रभावित कर सकते हो। पक्षकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अन्य कार्य करना। समझौता बोर्ड को वे सभी अन्य कार्य भी करने चाहिए जिनसे विवाद के पक्षकारों को निपटारे के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। धारा 13(1) समझौते की रिपोर्ट भेजना। यदि समझौते की प्रक्रिया के दौरान विवाद या विवाद के किसी भी मामले का निपटारा हो जाता है तो बोर्ड को एक रिपोर्ट उपयुक्त सरकार के पास भेजनी चाहिए। इस रिपोर्ट के साथ ही विवाद के पक्षकारों का हस्ताक्षरयुक्त समझौता प्रपत्र भी भेज देना चाहिए। धारा 13(2) समझौता न होने की दशा में रिपोर्ट भेजना। यदि विवाद के पक्षकार किसी निपटारे पर नहीं पहुंच पाते हैं तो बोर्ड जांच पड़ताल समाप्त करने के बाद शीघ्रता से शीघ्र एक रिपोर्ट उपयुक्त सरकार के पास भेजेगा। इस रिपोर्ट में वह अग्रलिखित बातों का उल्लेख करेगा। विवाद से संबंधित तथ्यों तथा परिस्थिति को ज्ञात करने के लिए उठाए गए कदम तथा उनका विवरण। इसका निपटारा कराने के लिए उठाए गए कदम। उन तथ्यों तथा परिस्थितियों का संपूर्ण विवरण जिनके कारण विवाद का निपटारा नहीं हो सका है तथा बोर्ड के खोजपूर्ण निष्कर्ष। विवाद के निपटारे के संबंध में अपने सिफारिशें। धारा 13(3) मामले को आगे निर्देशित न करने की दशा में पक्षकारों को सूचित करना। जनोपयोगी सेवा वाले उद्योगों से
संबंधित विवाद में बोर्ड से समझौता न होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि समूह सरकार उसी श्रम न्यायालय या अन्य किसी अधिकरण को निर्देशित नहीं करने का निर्णय करती है तो उसके कारणों को अभिलेखित करेगी तथा संबंधित पक्षकारों को उनकी सूचना देगी। धारा 13(4) निर्धारित अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। मामला निर्देशित करने के 2 माह के भीतर या समूह सरकार द्वारा निर्धारित इससे कम अवधि में समझौता बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देनी चाहिए। किंतु समूह सरकार तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि समय समय बढ़ा सकती है, किंतु किसी भी दशा में कुल मिलाकर 2 माह से अधिक की अवधि नहीं बढ़ा सकती है। इसी प्रकार विवाद के सभी पक्षकार भी लिखित समझौते द्वारा रिपोर्ट की अवधि बढ़ा सकते हैं। धारा 13(5) लिखित एवं हस्ताक्षरयुक्त रिपोर्ट। समझौता बोर्ड की रिपोर्ट लिखित में होनी चाहिए तथा उस पर बोर्ड के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। विमत लेख लिखना, डिसेंट नोट, विमत लेख लिखना। यदि बोर्ड का कोई सदस्य इस रिपोर्ट से असहमत हो तो वह उस बात का उल्लेख कर हस्ताक्षर करने चाहिए। उसे इस बात का उल्लेख करके हस्ताक्षर कर देने चाहिए। धारा 16 शक्तियाँ। समझौता बोर्ड की शक्तियाँ, पावर्स क्या है? परिसर में प्रवेश करने की शक्ति, किसी विद्यमान अथवा संभावित विवाद की जांच करने के उद्देश्य से समझौता बोर्ड उपयुक्त सूचना देकर उद्योग विवाद से संबंधित किसी भी संस्थान में प्रवेश कर सकता है। धारा 11(2) सिविल कोर्ट की शक्तियाँ। निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी विवाद की सुनवाई करते समय प्रत्येक बोर्ड को ऐसे समस्त अधिकार होंगे जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत एक दीवानी न्यायालय के होते हैं। किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने और शपथ देकर उसकी जांच करने के संबंध में, प्रलेखों एवं महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के संबंध में, गवाहों की जांच करने के लिए अधिकार प्रदान करने के संबंध में, ऐसे अन्य मामलों के संबंध में जो निर्धारित कर दिए जाए। बोर्ड द्वारा की जाने वाली प्रत्येक जांच इंडियन पेनल कोड की धारा 193 तथा 228 के अंतर्गत एक न्यायिक कार्रवाई मानी जाएगी। धारा 11(3) लोक सेवक की शक्तियाँ। बोर्ड का प्रत्येक सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक माना जाएगा और उन्हीं लोक सेवकों की सभी शक्तियाँ प्राप्त होगी। धारा 11(6) अब कार्य समिति तथा समझौता बोर्ड में अंतर। डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्क्स कमेटी एंड कंसल्टेशन बोर्ड। कार्य समिति किसी औद्योगिक संस्थान जिसमें 100 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत है में कार्य समिति की स्थापना आदेश दिया जा सकता है। समझौता बोर्ड की नियुक्ति औद्योगिक विवाद उत्पन्न होने पर उपयुक्त सरकार द्वारा की जा सकती है। कार्य समिति का कार्य श्रमिकों या सेवायोजकों के बीच सद्भावना उत्पन्न करना एवं उसी बनाए रखना तथा सामान्य हितों के मामलों पर विचार विमर्श करना है, जबकि समझौता बोर्ड का कार्य विवाद के पक्षकारों को विवाद का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। कार्य समिति का गठन सेवायोजक स्वयं करता है, जबकि समझौता बोर्ड का गठन समूची सरकार करती है। कार्य समिति में दोनों पक्षकार कार्य समिति में अपने अपने प्रतिनिधि नियुक्ति करते हैं, जबकि समझौता बोर्ड में दोनों पक्षकार अपने प्रतिनिधि नियुक्ति की सरकार से सिफारिश करते हैं। कार्य समिति में श्रमिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जबकि समझौता बोर्ड में श्रमिक अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करते हैं। कार्य समिति के सदस्यों की संख्या के बारे में अधिनियम में कुछ भी नहीं कहा गया है। केंद्रीय नियमों के अनुसार इसमें अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, जबकि समझौता बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा 2 या 4 सदस्य हो सकते हैं। कार्य समिति में सचिव का चुनाव सेवायोजकों के प्रतिनिधियों में से तथा संयुक्त सचिव का चुनाव श्रमिकों के प्रतिनिधि में से किया जाना चाहिए, जबकि समझौता बोर्ड में अध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति समूची सरकार द्वारा की जाती है। कार्य समिति ये विवादों के उत्पन्न न होने की देने का उपाय है और समझौता बोर्ड ही विवादों के निपटाने को प्रोत्साहित करने का उपाय है। इस प्रकार कार्य समिति तथा समझौता बोर्ड में कुछ अंतर है। अब है जांच न्यायालय। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जांच न्यायालय। गठन तथा कार्रवाई, कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीडिंग्स। जांच न्यायालय गठन, उसकी कार्रवाई आदि संबंधी प्रमुख प्रावधान धारा 6 में निम्नानुसार है। पहला, समूची सरकार द्वारा गठन।
जब भी अवसर उत्पन्न हो समुचित सरकार राज्य के गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके जांच न्यायालय का गठन कर सकती है। उद्देश्य: समुचित सरकार किसी भी उद्योग विवाद से संबंधित या प्रासंगिक किसी मामले की जांच करने के लिए जांच न्यायालय का गठन कर सकती है। सदस्य: जांच न्यायालय में एक या एक से अधिक सदस्य भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति निष्पक्ष होने चाहिए। अध्यक्ष: यदि जांच न्यायालय में एक ही व्यक्ति सदस्य हैं तो वही उसका अध्यक्ष भी होगा, किंतु जहां दो या अधिक सदस्य होते हैं वहां उनमें से किसी एक व्यक्ति को सरकार द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। कोरम होने पर कार्य करना: जांच न्यायालय न्यूनतम संख्या में सदस्य कोरम उपस्थित होने पर कार्य कर सकता है, चाहे उसका अध्यक्ष या कोई सदस्य ही अनुपस्थित क्यों न हो। न्यायालय का कार्य रोकना: यदि समुचित सरकार जांच न्यायालय को सूचित कर देती है कि इसके अध्यक्ष की सेवाएं उपलब्ध होना बंद हो गई है तो जांच न्यायालय आगे कार्रवाई तब तक नहीं कर सकता जब तक कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है। विवाद का निर्देश: रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट: सरकार द्वारा निर्देशन: जब समुचित सरकार की सम्मति में कोई उद्योग विवाद विद्यमान है अथवा उसके उत्पन्न होने की संभावना है तो वह किसी भी समय एक लिखित आदेश द्वारा किसी भी मामले की जांच के लिए जांच न्यायालय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को निर्देशित कर सकती है। धारा 10(1) पक्षकारों को आवेदन पर निर्देशन: यदि किसी उद्योग विवाद के पक्षकार अलग अलग या एक साथ समुचित सरकार से ये आवेदन करते हैं कि उनके विवाद को जांच न्यायालय को निर्देशित कर दिया जाए तो वह सरकार उसका निर्देशन कर देगी, परंतु सरकार ऐसा तभी करेगी जबकि वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा आवेदन करने वाले व्यक्ति उस पक्षकार के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। धारा 10(2) ये उल्लेखनीय है कि जब किसी विवाद का निर्देशन जांच न्यायालय को कर दिया जाता है तो समुचित सरकार उस विवाद से संबंधित हड़ताल या तालाबंदी पर निषेध लगा सकती है जो विवाद के निर्देशन के समय विद्यमान हो। कर्तव्य: जांच न्यायालय के कर्तव्य ड्यूटीज: जब कोई मामला जांच न्यायालय को निर्देशित किया जाता है तो उसके संबंध में न्यायालय के निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं। निर्देशित मामले की जांच पड़ताल करनी चाहिए। जांच पड़ताल प्रारंभ करने के बाद 6 महीनों की अवधि में समुचित सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। धारा 14 रिपोर्ट लिखित में होनी चाहिए तथा उस पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। रिपोर्ट को किसी अनुशंसा के संबंध में किसी सदस्य का विमत हो तो उसे उसका भी रिपोर्ट में उल्लेख कर देना चाहिए। जो कोई सदस्य उस निर्णय से या उस बात के अनुशंसा से सहमत नहीं हो तो उसका डिसेंट नोट लिखना चाहिए। जांच न्यायालय को न्याय व निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उड़ीसा उच्च न्यायालय के हिंदुस्तान स्टील बनाम उड़ीसा सरकार के मामले के आधार पर ये बात कही गई है कि जांच न्यायालय को न्याय एवं निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। शक्तियाँ: जांच न्यायालय की शक्तियाँ, पावर्स क्या क्या है। पहला है कार्य प्रक्रिया संबंधी शक्ति: समुचित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए बोर्ड अपने कार्य प्रक्रिया को जैसे उचित समझे वैसे ही चला सकता है। धारा 11(1) परिसर में प्रवेश करने की शक्ति: किसी विद्यमान अथवा संभावित विवाद की जांच करने के उद्देश्य से जांच न्यायालय उपयुक्त सूचना देकर औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी भी संस्थान में प्रवेश कर सकता है। धारा 11(2) सिविल कोर्ट की शक्तियाँ: निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी विवाद की सुनवाई करते समय जांच न्यायालय को ऐसे समस्त अधिकार होंगे जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत एक दीवानी न्यायालय के होते हैं। किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने और शपथ देकर उसकी जांच करने के संबंध में। दूसरा, प्रलेखों एवं महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के संबंध में। गवाहों की जांच करने के लिए अधिकार प्रदान करने के संबंध में। ऐसे अन्य मामलों के संबंध में जो निर्धारित कर दिए जाए। जांच न्यायालय द्वारा
की जाने वाली प्रत्येक जांच इंडियन पेनल कोड की धारा 193 तथा 228 के अंतर्गत एक न्यायिक कार्रवाई मानी जाएगी। धारा 11(3) एसेसरों की नियुक्ति यदि उचित और जरूरी हो तो जांच न्यायालय विचाराधीन औद्योगिक विवाद के संबंध में परामर्श देने के लिए एक या अधिक एसेसर नियुक्त कर सकते हैं। ये उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय के सभी सदस्य भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे। धारा 11(6)